जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम, हम केमिस्ट्री की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए ये वीडियोस रहने वाली है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि +1 का एक टॉपिक है। और इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे वो मैं आज आपको कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि जो इस बार हमारा टारगेट रहने वाला है, आप सभी के लिए, आप सभी को मालूम भी होगा कि हमारा टारगेट 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको दिलवाने का टारगेट रहेगा। तो आज हम जो भी इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे वो हम आज डिस्कस कर देंगे। तो अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई होगी, तो मैं हमेशा अपनी हर वीडियोस में बोलता हूँ कि एक छोटा सा हार्ट जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया करें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बोलते हैं एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन के जब जिस डेरिवेटिव्स को जब हम एक साथ पढ़ते हैं, हाइड्रोजन या कार्बन के डेरिवेटिव्स को जब हम एक साथ पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम हाइड्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो हमेशा इससे तो क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं डेफिनेशन से। एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें बताया कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर हुआ था। तो आपको बता दूं, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा प्रिपेयर हुआ है वो है आपके पास यूरिया। और ये बहुत बार आपको क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो यूरिया हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपके पास प्रिपेयर हुआ था। तो इसका फॉर्मूला भी आपको बता दूं NH2, बीच में CO होता है और उसके बाद फिर से क्या होता है, NH2 होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है NH2CO NH2। तो ये जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था आपका वुलर ने, WOHLER। वुलर ने हमारे पास यूरिया बनाया है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कब बनाया था, ये बनाया था 1828 में ये बनाया था। अच्छा, ये बना कैसे था दोस्तों, ये भी याद, आपको एक रिएक्शन दिखा दो। अमोनियम साइनेट से इन्होंने बनाया था। अमोनियम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अमोनियम साइनेट की से ये बना था। तो अमोनियम साइनेट, जैसे आपको एक रिएक्शन लिखवा देता हूं, NH4 2SO4 प्लस 2KCNO के साथ इन्होंने रिएक्ट करवाया था। ठीक है, तो गलती से प्रिपेयर हुआ था 2NH4CNO। ठीक है, CNH नहीं तो CNO। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम साइनेट बोलते हैं। और दोबारा से इसको जब हमने प्रिपेयर रीअरेंजमेंट की इसकी, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH2CO NH2 आपके पास मिला। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, यूरिया था। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो नेक्स्ट आपके पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अगर किसी कार्बन के साथ 4 एटम लगे हैं, कार्बन के साथ अगर 4 एटम लगे तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर चारों एटम लगे होंगे तो चारों क्या होंगे दोस्तों, सिंगल एटम होंगे। चारों एटम लगे होंगे तो क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों उसके साथ लगे हुए हैं 4 एटम, तो वो क्या होगा, आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन के साथ 3 ही लगे, 1 2 3 ही एटम लगे, ठीक है, तो अगर कार्बन के साथ 3 एटम लगे तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन 4 बॉन्ड पूरे नहीं कर रहा, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड पूरे करता है। तो एक क्या होगा दोस्तों, इसके साथ डबल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है आपकी sp2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तीसरा एग्जांपल, अगर कार्बन के साथ सिर्फ 2 ही एटम प्रेजेंट है, 1 2 2 ही प्रेजेंट है, तो कार्बन क्या दोस्तों, आपके पास कार्बन के साथ अगर 2 ही एटम प्रेजेंट है तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। मतलब एक बॉन्ड क्या होना चाहिए, उनमें से ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपके पास ऑर्डर है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, क्या इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर रहता है। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बता दी कि अगर कार्बन के साथ कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp2, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि आई होप कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं कि इसे क्या क्या बताया आप सर ने। तो आपको एक एग्जांपल करते हैं इसका।
एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक आपके पास कंपाउंड है। ठीक है, तो जल्दी बताओ इस कार्बन के साथ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इस कार्बन पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे, 1 2 और 3 हाइड्रोजन लगे। ठीक है, 3 हाइड्रोजन लगे, इसको मैं यहां पे बता देता हूं, 3 हाइड्रोजन लगे और चौथा बॉन्ड क्या है, कार्बन के साथ। मतलब एक कार्बन चारों बॉन्ड बना रहा है, कार्बन चारों बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। वैसी सेम ये वाला कार्बन भी, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे, 3 हाइड्रोजन लगे, कार्बन पे क्या 3 हाइड्रोजन लगे, तो इसको मैं आपको मेंशन कर देता हूं, तीनों हाइड्रोजन 1 2 और 3, 3 हाइड्रोजन लगे, तो 3 और 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ए भी कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या चारों अलग अलग बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp हो जाएगी। अब बात जब हम इस कार्बन की करेंगे, तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा था, 2 इसके साथ बना रहा था। ठीक है, और एक क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि 3 ही एटम के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है। तो जब भी 3 के साथ बनाता होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाती है आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इनमें से तीनों कार्बन में से कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर मैंने बताया था कि sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp3 सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सबसे इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp3 और sp2, तो sp2 वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब जो ये सेंटर वाला कार्बन एटम है ये सबसे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर भी बता दिया, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी बता दी। अगर कार्बन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। नेक्स्ट आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। सिग्मा बॉन्ड हमेशा बनता है हेड टू हेड ओवरलैप। मान लो ये p ऑर्बिटल की आपके पास शेप है, ठीक है, और ये भी अगर आपके पास p ऑर्बिटल की शेप है, तो ये दोनों जब भी आपस में कंबाइन करेंगे तो ऐसे कंबाइन करेंगे, मतलब हेड, इसका हेड और इसके हेड से कंबाइन करेंगे, तो ये क्या बन जाता है ऐसे, फिर ये ऐसे कंबाइन करेंगे, तो हेड टू हेड क्या हो गए, कंबाइन हो गए। पर जब यही p ऑर्बिटल एंड टू एंड कंबाइन हो, मान लो ये आपके पास 2 p ऑर्बिटल थे, मतलब ये वाला कंबाइन हो और ये वाला कंबाइन हो, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, जैसे ये और इसका भी कौन सा, ये वाला कंबाइन हो गए, दोनों आपस में कंबाइन हो गए। तो जब ये ओवरलैपिंग क्या हो जाए आपके पास, साइड वाइज हो जाए, ओवरलैपिंग साइड वाइज हो जाए, तो कौन सी बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। और जब भी आपका ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और हमेशा बताना सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड को आप रोटेट कर सकते हो। जैसे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो इस कार्बन को आप घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ठीक है, इस कार्बन को आप घुमा सकते हो। पर अगर आपके पास कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस कार्बन को जब आप घुमाने लग जाओगे तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब इस डबल बॉन्ड क्या करना पड़ता है, टूटने तोड़ने पड़ेंगे आपको। तो हमेशा कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग तो ओवरलैपिंग नहीं, रोटेशन नहीं होती, रोटेशन वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होगी। डबल और ट्रिपल बॉन्ड कौन फॉर्म करता है, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड में कभी भी रोटेशन नहीं होती। यहीं से आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको कमेंट बॉक्स में हमेशा मिलेगा, और क्वेश्चन अभी प्रीवियस वीडियो में भी पूछा था, इसमें भी पूछूंगा। ये आपके पास बेंजीन है, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन। तो हमेशा कॉर्नर्स पे क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा हर वीडियो में बता दूंगा, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है इसमें, ठीक है। तो एक कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, ये वाला जो कार्बन है कितने बॉन्ड बना रहा है, तो कितने बॉन्ड बना रहा है दोस्तों, एक वो इस वाले के साथ बना रहा है, साथ में इसके साथ एक और बॉन्ड, मतलब 2 बना रहा है इसके साथ, तीसरा वो इसके साथ बना रहा है, तीसरा वो इस कार्बन के साथ बना रहा है, मतलब 3 ही बॉन्ड बना रहा है। तो एक क्या लगा होगा, इसके साथ हाइड्रोजन लगा होगा। वही सेम दोस्तों ये भी, तो दो बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है, तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा होगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा होगा,
इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा होगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा होगा और इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा होगा। अब बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। इसको मैं रब कर देता हूं दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लाइनें लाइनें जैसी क्या है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, जल्दी से बताएंगे आप। तो आपको बता दूं सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो भी प्रेजेंट होते हैं वो क्या रहता है आपका, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड इसके बीच है, दूसरा इसके बीच है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवा ये है, और 6 एक एक हाइड्रोजन के साथ है, सातवां, आठवां ये है, नौवां ये है, 10वां ये है। सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है सी और कार्बन, 11वां ये और 12वां। तो कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हुए इसमें, 12। और पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट हुए इसमें, 3, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट होते हैं बेंजीन में, 3। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है बेंजीन वाला। एक क्वेश्चन आपको निकालने को देता हूं। तो इसमें बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप कार्बन के 4 बॉन्ड बनाओ। तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा होगा, CH3। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इधर क्या लगा होगा, CH लगा होगा। इसके साथ क्या लगा होगा, एक H लगा होगा। ठीक है, ये कार्बन 2 और 1 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ भी क्या, एक H लगा होगा। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 और 1 3 ही बना रहा है, तो इसके साथ भी H लगा होगा। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 और 1 4 पूरे बना रहा है, और ये कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी क्या H लगा होगा। तो ये वाले इसके साथ भी क्या लगा होगा आपके पास, 3 H लगे होंगे। कार्बन के बॉन्ड पूरे होने चाहिए। अब बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कितने सिग्मा इसमें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड इसमें, कितने सिग्मा बॉन्ड इसमें। दोस्तों जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी काउंट करो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने दोस्तों, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, 13 है। फिर से काउंट कर लेते हैं एक बार, कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड है। ये सिंगल है, 2 सिंगल है, 3 सिंगल है। डबल बॉन्ड जब भी प्रेजेंट होगा, अच्छा यहाँ पे दोस्तों डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड प्रेजेंट है। ये इसको काउंट करते हैं, यहाँ पे टिक लग गया, सिंगल ही बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 3 हो गई ये, ठीक है। उसके बाद चौथा सिंगल है, वो गया, पांचवा ये हो गया, छठवा ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओह शिट मैन, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन पूरे करने, दोबारा इसको हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे हम। दूसरा स्ट्रक्चर आपको बनाने को देते हैं, सी सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, एक ही बॉन्ड बना रहा है तो कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, 3। तो CH3, इसके साथ 2 और 1 3 और 1 4, इसके साथ 2 और 1 3 और 1 4, इसका हाइड्रोजन के साथ 3 और 1 4 पूरे, इसके 3 और 1 4। तो ये क्या बनेगा, तो कितने इसमें सिंगल बॉन्ड हुए, जल्दी से बताओ दोस्तों, कितने बॉन्ड हुए, सिग्मा कितने हुए, 1 2 3 4 5। एक पाई बॉन्ड में हमेशा एक बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, 6 7 8। और ट्रिपल बॉन्ड में एक क्या होता है, सिग्मा होता है, 9 और 1 10। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए इसमें, 10 सिग्मा बॉन्ड हुए। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड ही काउंट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। और कितने पाई बॉन्ड है दोस्तों इसमें, तो ये वाला एक पाई बॉन्ड होगा इसमें, ये वाला रह गया ना एक, तो एक क्या होगा पाई बॉन्ड, और 2 ये वाले पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने आएंगे इसमें, 3 पाई बॉन्ड आएंगे। तो कई बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। नेक्स्ट आपके पास बेंजीन वाला एग्जांपल मैंने आपको लिख लिया। नेक्स्ट आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। आपको जो लाइनें मैं आपको बताऊंगा वो आपने लर्न करना एज अ बुलेट पॉइंट्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, परमानेंट इफेक्ट है। क्योंकि ये जो टॉपिक रहते हैं बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, इनको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में एक और बात है आपने जो लर्न करनी है, वो तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है। इसमें हमेशा याद रखना क्या होती है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। किसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, कार्बन की एक चेन है,
फिर कार्बन, फिर कार्बन, लास्ट में लगा क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन क्या आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इनसे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इससे अपनी तरफ खींचेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रही कहाँ पे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, सिंगल बॉन्डों के इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ से। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होती है जब भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, उससे क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट होती है, परमानेंट इफेक्ट होता है, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप, विदड्रॉइंग, 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 बार बार रिपीट कर रहा हूं, विदड्रॉइंग। माइनस आई इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, विदड्रॉइंग ग्रुप। और प्लस आई इफेक्ट, आई होप आप सभी ने सुना होगा, +1 2 में सुना होगा, प्लस आई और प्लस माइनस आई इफेक्ट, तो इसको बोलते हैं हम डोनेटिंग ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम, डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो इसे वैसे इससे क्वेश्चन नहीं आया है, तो बस आपने क्वेश्चन एक आधा आपको समझा दूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए विदड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको लिख रखे विदड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। NH3 आपके पास विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है दोस्तों, NH3 आपके पास विदड्रॉइंग ग्रुप है, CN आपके पास विदड्रॉइंग ग्रुप है, COOH जब भी लगा होगा तो विदड्रॉइंग ग्रुप है, फ्लोरीन लगाओ विदड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन लगाओ विदड्रॉइंग ग्रुप है, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोहल, H, ये सारे कौन से, विदड्रॉइंग ग्रुप है। वहीं अगर मैं बात करूं डोनेटिंग ग्रुप की, जब भी O नेगेटिव लगाओ, O नेगेटिव लगाओ तो ये कौन सा ग्रुप है, विदड्रॉइंग ग्रुप है। R ग्रुप कभी भी लगाओ, R ग्रुप एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब है कभी भी आपके क्या लगाओ, CH3 C2H5 C3H7, ये जब भी लगे होंगे ये कौन से ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप। R ग्रुप जब हम इनको बोलते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन हम इससे आपको कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, वैसे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, पर थोड़ा सा एसिडिक वाला क्वेश्चन आपको एक जनरली बता दूंगा। जैसे एक और लाइन आप लिख लो उससे पहले जल्दी से, कि लेसर विल बी दी चार्ज, जितना कम चार्ज होगा, लेसर विल बी द चार्ज, मोर विल बी दी स्टेबिलिटी, मोर विल बी दी स्टेबिलिटी, जितना कम चार्ज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। बस ये लाइन अपने पास रख लो। एक एग्जांपल हम करेंगे, एग्जांपल करते हैं, एक लेते हैं हम CH3COOH, ये आपको पता है एसिटिक एसिड होता है। एक लेंगे हम CF3COOH। बताओ इनमें से एसिडिक कौन सा ज्यादा है, इनमें से एसिडिक कौन सा ज्यादा है। तो आपको बता दूं एसिडिक कौन सा होता है, जो H पॉजिटिव लूज करेगा। मान लो इसने अपने H पॉजिटिव लूज किए, तो H पॉजिटिव लूज करने के बाद इसने क्या किया, CH3COO, इस पे नेगेटिव निशान आ गया। क्या निशान आ गया, नेगेटिव निशान आ गया। जब इसने अपने H पॉजिटिव लूज किए तो इस पे क्या हुआ, CF3COO नेगेटिव निशान आ गया। दोनों ने क्या कर दिया, अपने H पॉजिटिव लूज किए, इसने भी अपना H पॉजिटिव लूज किया, इसने भी अपना H पॉजिटिव लूज किया। तो आपके पास दो चीजें यहाँ पे इंक्लूड होगी, तो ये आपके पास इंक्लूड हो गए दो चीजें। तो अब मेरे को बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अब आपके पास CH3 ग्रुप लगा है, कौन सा ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप लगा है। CH3 ग्रुप कौन सा होता है, डोनेटिंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है। और F3 यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप लगा, 3 लगे फ्लोरीन, तो ये कौन सा ग्रुप होता है, विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। आपको ये एग्जांपल ऊपर मैंने दे रखे, विदड्रॉइंग ग्रुप कौन से है और डोनेटिंग ग्रुप कौन से। तो ये कौन सा होता है, विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो डोनेटिंग का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो यहाँ पे नेगेटिव निशान है, यहाँ पे कौन सा निशान है, नेगेटिव निशान। तो इसके पास पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको क्या कर दे दिए, और इलेक्ट्रॉन दे दिए। अगर इस, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही करेगा, तो इसने और इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। पहले नेगेटिव, दो ही नेगेटिव चार्ज थे, अब और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो चार्ज क्या होगा, -4 हो जाएगा। पहले -2 थे, -4 हो गया, मतलब चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। और मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, जब भी चार्ज बढ़े, जब भी चार्ज बढ़े, मतलब चार्ज जब भी इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब हमेशा रिलेशन याद रखना, चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्टेबिलिटी। जितना कम चार्ज होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये दोस्तों क्या होगा, ये क्या हो रहा है यहाँ से इस डोनेटिंग ग्रुप की वजह से ये क्या बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है। अब जब इसने H पॉजिटिव लूज किया तो ये अनस्टेबल बन रहा है। अब कोई चीज ऐसा थोड़ी चाहेगी कि मैं स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ को जाऊं। कोई ऐसा चाहेगा कि मैं पहले स्टेबल था अब अनस्टेबल बन जाऊं, अपना H पॉजिटिव लूज करूं और अनस्टेबल बन जाऊं। ऐसा कोई भी नहीं चाहता। तो ये क्या अपना H पॉजिटिव लूज नहीं करेगा, क्योंकि H पॉजिटिव लूज करने के बाद ये क्या बन जा रहा है, अनस्टेबल बन जा रहा है। तो ये अपना H पॉजिटिव लूज नहीं करेगा, और अगर ये अपना H पॉजिटिव लूज नहीं करेगा तो ये क्या होगा, कम एसिडिक होगा। तो ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। वहीं यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ वाला क्या कॉन्सेप्ट था, देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है दोस्तों, फ्लोरीन ग्रुप लगा है। यहाँ कौन सा ग्रुप लगा, फ्लोरीन ग्रुप लगा, जो कि क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप करता है। ये विड्रॉइंग का काम होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो एफ फ्लोरीन ने क्या कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच दिए। पहले -2 चार्ज था, अब इस -2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन किसने अपनी तरफ खींच दिया, फ्लोरीन ने खींच दिए। फ्लोरीन खींच दिए तो चार्ज क्या हो गया, इसका कम हो गया, और अगर चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मतलब ये वाला जो कंपाउंड था आपका, ये वाला जो कंपाउंड था ये ज्यादा क्या हो गया, स्टेबल बन गया। स्टेबल बन गया ना, क्यों बन गया, क्योंकि इसमें विड्रॉइंग ग्रुप था। विड्रॉइंग का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना, और जो नेगेटिव साइन था उसके चार्ज को क्या कर दिया, इसने कम कर दिया। अब ये क्या करेगा, H पॉजिटिव लूज करेगा, क्योंकि H पॉजिटिव लूज करने के बाद ये क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। H पॉजिटिव लूज करने के बाद ये क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। तो मतलब ये चाहेगा कि मैं अपने H पॉजिटिव लूज कर दूं, चाहेगा ना ऐसा। तो अगर जो H पॉजिटिव लूज करता वो क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। इसीलिए हमेशा कंपैरिजन याद रखना कि CH3COOH लेस एसिडिक है और CF3COOH क्या है, ज्यादा एसिडिक है। तो ड्यू टू देयर डोनेटिंग और प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इतना क्वेश्चन डीप नहीं आता आपको कभी भी नहीं। 3 इफेक्ट और होते हैं आपके पास, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन। तो तीनों की एक बात याद रखना, जो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट था जो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट था वो क्या करता था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की क्या करता था, डिस्प्लेसमेंट करता था। वहीं रेजोनेंस इफेक्ट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ये भी करता है, पर किसकी करता है, पाई इलेक्ट्रॉन की। डिस्प्लेसमेंट किसकी करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन की करता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी, अब डबल बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट होती है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। हाइपर कंजुगेशन क्या करता है, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइजेशन। तो हमेशा वर्ड याद रखना, हाइपर कंजुगेशन में डीलोकलाइज वर्ड का यूज करते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और हाइपर कंजुगेशन में हम अल्फा हाइड्रोजन का यूज करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कोई कार्बन है, इसके साथ कोई हेलोजन लगा है, इसके साथ जो कार्बन लगा होगा और उसके जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो हमेशा याद रखना, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इतना भी आपको एग्जाम में नहीं आता। अगर कोई भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम आपको लेके आएंगे, वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो हाइपर कंजुगेशन क्या रहता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन रहता है। नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी। तो 3 प्रकार की स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल की। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बताता है हमेशा हाइपर कंजुगेशन। कौन बताता है, हाइपर कंजुगेशन बताता है। तो आपने एज अ बुलेट पॉइंट्स इसको याद कर लेने, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक रहता है। एक हाइपर कंजुगेशन पे ही अगर हमारे को इंडक्टिव इफेक्ट या पे ही अगर वीडियो बनानी होगी तो 1 घंटे की वीडियो इंडक्टिव इफेक्ट पे ही बन जाएगी। तो इतना डिस्कस करने की हमारे को जरूरत नहीं है। तो आपको बता दो फ्री रेडिकल होता है क्या, किसी कार्बन पे अगर आपके पास मान लो कोई कार्बन है और हाइड्रोजन है, अगर इनका बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। तो कार्बन क्या करता था, अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है प्लस हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है।
तो जो ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ इसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल जनरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्री रेडिकल जनरेट। और ये क्लीवेज कैसी होती है? इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है, मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेना क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज होती है। तो हमेशा इसकी स्टेबिलिटी आपने याद रखनी, ठीक है। डायरेक्ट बुलेट पॉइंट से याद रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो टर्शरी हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी फ्री रेडिकल हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये किस पे बेस होता है? हाइपर कंजुगेशन पे ये क्या रहता है? बेस रहता है। अच्छा, टर्शरी क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। किसी कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप लगे हो, 1 2 और ये 3, तो ये कौन सा बना? टर्शरी बना, ठीक है। अगर हमारे को सेकेंडरी बनाना हो, सेकेंडरी बना देता हूं आपको। ये इस पे 2 CH3 ग्रुप लगे होंगे, CH3 और एक H लगा होगा, 2 ही CH, ए सेकेंडरी बन गया। प्राइमरी बनाना हो तो CH3 H H, ये फ्री रेडिकल, ठीक है। ये आपके पास, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी रहता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का सीधा सा फंडा है कि मोर विल बी दी अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और अल्फा हाइड्रोजन अभी अभी मैं बता के हटा आपको क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन। किसी कार्बन के साथ वाले कार्बन पे, अच्छा इस कार्बन के साथ वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे, तो इस कार्बन के साथ वाले हाइड्रोजन पे कितने हाइड्रोजन लगे? 3। इस कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे? 3। इस कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे? 3। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 9 अल्फा हाइड्रोजन हुए। और अब इस वाले की बारी करते, सेकेंडरी की करते हम। तो सेकेंडरी में क्या है? इस वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे, 3। इस कार्बन के साथ वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे, और इस कार्बन पे डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा है, साथ में कार्बन नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 6। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए। वहीं अब यहाँ पे बात करते हैं अपने प्राइमरी की। तो प्राइमरी में क्या है दोस्तों? इस कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे? 3। बाकी इस पे डायरेक्ट अटैच लगा तो ए डायरेक्ट, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ, ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में पाए जाते हैं? टर्शरी फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट आपका कार्बोकैटायन। किसी कार्बन पे, कार्बोकैटायन की पहले इंपॉर्टेंट बात है आपको बता दूं। कार्बोकैटायन जब किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको बोलेंगे हम कार्बोकैटायन, पहली बात। दूसरी बात, कार्बोकैटायन में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन रहती, sp2 हाइब्रिडाइजेशन लगी। तीसरी बात, इसमें बॉन्ड एंगल कितना रहता है? कार्बोकैटायन में 120 डिग्री रहता है। चौथी बात, इसकी ज्योमेट्री क्या रहती है? ट्राइगोनल प्लेनर रहती है, ट्राइगोनल प्लेनर रहती है। और पांचवी और लास्ट बात कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, फिर प्राइमरी से, और फिर मिथाइल कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, किससे? सेकेंडरी, क्योंकि सेम जो फ्री रेडिकल का आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है वही स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का रहता है। ऐसा क्यों? तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पे लिखा दिए बुलेट पॉइंट्स, उसको आप अपने पास लिख ले। तो टर्शरी क्यों रहता है आपको बता देता हूं। टर्शरी क्या होगा? एक कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप लगे, ये टर्शरी होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर सेकेंडरी भी बना देते हैं, CH3 CH3, 2 ही मिथाइल, एक H, ये सेकेंडरी। फिर प्राइमरी भी बना देते हैं आपको, CH3, ये सिंपल H, ये सिंपल H पॉजिटिव, तो ये आपके पास प्राइमरी है। तो आपके पास 3 आपके पास मैंने बना दिए, टर्शरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो अभी अभी मैं आपको बता के हटा कि CH3 कौन सा ग्रुप होता है? डोनेटिंग ग्रुप। CH3 कौन सा ग्रुप होता है? डोनेटिंग ग्रुप होता है। CH3 कौन सा ग्रुप है? डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। और पॉजिटिव निशान का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसको अब डोनेट कौन कर रहा है? मिथाइल ग्रुप कर रहा है। तो यहाँ पे जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है उसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। तो तीनों ये मिथाइल ग्रुप लगे, तो इसकी कमी को क्या कर देंगे? पूरी कर देंगे, ठीक है। मतलब चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा? अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है।
अब जो सेकेंडरी उसमें दो ही आपके पास, एक ये और एक ये है, दो ही आपके पास लगे, तो ये दो ही जने इसकी कमी को पूरी कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइमरी में बेचारा एक ही जना इसकी कमी को पूरा कर रहा है, तो कौन इसकी अच्छे से कमी पूरी कर सकते हैं, जहां पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे, 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे। तो टर्शरी में हमेशा 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, तो 3 डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसकी कमी को पूरा करेंगे। तो इसकी कमी को पूरा करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी अभी बताया था, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर चार्ज आपके पास कम हो गया, इसका कम क्यों हुआ, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप थे, डोनेटिंग ग्रुप ने इन्होंने क्या कर दिया, जो पॉजिटिव चार्ज था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके मान लो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसके पास, तो CH3 ने, इसने भी डोनेट किया, इसने भी डोनेट किया, इसने भी डोनेट कर दिया। डोनेट करने से चार्ज जो इसके पास कमी थी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसकी कम होगी, और चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसलिए टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और प्राइमरी। नेक्स्ट आपका कार्बोएनायन। तो कार्बोएनायन की आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। किसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो कार्बोएनायन। हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 होती है, उसमें sp2 थी, इसमें sp3 होती है। और इसकी जो शेप रहती है पिरामिडल, py होगा दोस्तों, py RAMIDI, पिरामिडल शेप रहती है। बॉन्ड एंगल 109.28 रहता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोएनायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोएनायन, फिर टर्शरी कार्बोएनायन। ऐसा क्यों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बना के भी दे देता हूं कि एक कार्बन टर्शरी बना देता हूं आपको, CH3 नेगेटिव, टर्शरी बना दिया। सेकेंडरी CH3 और इसके साथ एक H लगा होगा, नेगेटिव निशान। फिर प्राइमरी CH3 और 2 क्या लगे होंगे, H। अगर एक ही इसमें मिथाइल ग्रुप लगा तो प्राइमरी, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो तो सेकेंडरी, और तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हो तो टर्शरी। अच्छा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले ज्यादा है, और ग्रुप कौन से लगे, अभी ये डोनेटिंग ग्रुप लगे। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप पे। तो अब पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए टर्शरी की क्या स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, क्योंकि 3 जने यहाँ पे, सेकेंडरी में 2 ही है, ठीक है। प्राइमरी में एक ही डोनेट करने वाला, तो प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, सेकेंडरी, टर्शरी। और अगर किसी कार्बन पे कोई भी मिथाइल ग्रुप ना लगा हो, जैसे ये वाला है, HH ही लगे हो, तो उसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोएनायन, मिथाइल कार्बोएनायन, मतलब CH3 नेगेटिव। तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा, तो जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा तो थोड़ा सा चार्ज बढ़ाएगा, यहाँ पे 2 लगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तीनों लगे तो ये तीनों ज्यादा और ज्यादा चार्ज इसमें बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से इस टर्शरी की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो थी। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ अटैकिंग रीजन। तो 3 प्रकार के अटैकिंग रीजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो आपको बता दूं व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, फाइल्स मैंने होता है लव। लव तो आप सभी करते ही होंगे, लव तो इस उम्र में नहीं किया तो कब किया। तो फाइल मैंने, फिलिक मैंने क्या होता है, लव, और फोबिया मैंने क्या होता है, डर। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, तभी प्यार करेगा ना इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते ही है, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं। और जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो हमेशा कौन सा, उस पर निशान कौन किसका आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, आपके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इसलिए हम इसको, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में, इसको हल्के में मत लेना। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या रहते हैं आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी हो, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में आएगा, BF3, क्योंकि ये देखने से नहीं लगता पता कि इलेक्ट्रोफाइल है, BF3। एक और एग्जाम्पल, AlCl3 और SO3, सॉरी दोस्तों, SO3, हाँ SO3। तो ये तीनों क्या रहते हैं आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल रहते हैं, क्योंकि देखने में लग ही नहीं रहा है इन पे पॉजिटिव चार्ज है।
ठीक है। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे H पॉजिटिव है तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। NO2 पॉजिटिव है तो इन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। पर ये BF3, AlCl3 और SO3 ये हमेशा याद रखना, ये भी क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास न्यूक्लियोफाइल, नेक्स्ट आपके पास न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, फाइल मैंने क्या होता है, लव, न्यूक्लियो मैंने क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लव करना, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो भी, वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। एग्जाम्पल NH3। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। H2O पे क्या होते हैं बेचारे, दो लोन, ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, तो जिनके पास ज्यादा होते हैं वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। इसलिए H2O और NH3 दोनों ही क्या है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल है। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है दोस्तों। तो कैसी वीडियो लगी हमें फीडबैक जरूर दे, अच्छी लगी, बुरी लगी, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। आजकल दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हार्ट नहीं कर रहे रिएक्ट, और जो भी वीडियोस देख रहा है दोस्तों आजकल सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को नहीं कर रहा। आप लोगों को हम फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, बहुत से इंस्टीट्यूट इसकी फीस लेते हैं, हम आपको यूट्यूब पे फ्री में, बिल्कुल फ्री आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप एक छोटा सा सब्सक्राइब तो आई होप आप सभी कर सकते हो, जब आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब तो आप सभी कर ही लोगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।